हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है मानव के पाचन तंत्र के बारे में। मानव के पाचन तंत्र की रचना करने हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों का आहार नाल। मनुष्य के आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं। आहार नाल का मतलब होता है यानी मुंह में जैसे ही हम लोग भोजन डालते हैं भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। भोजन हम चित्र में बताए थे कि मुख जो है पाचन क्रिया का सबसे पहला अंग हो गया और एनस जो है जहाँ से अनपचे पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं वो है पाचन अंग का लास्ट पोर्शन। तो आहार नाल में ये पूरे के पूरे अंग आएंगे और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर की होती है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आहार नाल का पहला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? मुख गुहा होता है। मुख गुहा होता है यानी गुहा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खाली जगह, मुख गुहा यानी मुंह में जैसे ही हम लोग भोजन डालते हैं क्या होता है कि ये एक मांसल जीभ होता है और दांत होता है हम लोग का 32 दांत। ये दांतों से हम लोग चबाना शुरू करते हैं। चूँकि दांत जो है पाचन क्रिया में सहायता करता है चबाने में, इसलिए हम लोग मनुष्यों के आहार नाल के अंतर्गत दांतों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य की दांत जो है 4 प्रकार की होती है। पहला जो है कर्तनक यानी इंसायर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर और चौथा है चवर्णक यानी मोलर। ये चारों प्रकार के दांतों से हम लोग अपने भोजन को चबाते हैं। चबा कर उसे छोटे टुकड़ों में करते हैं। इस दौरान हम अपने जीभ से जो है उस भोजन को उलाटते पलाटते हैं, जिस दौरान हमारे मुंह से जो है क्या होता है, लार मिलता है ना। तो लार ग्रंथियां भी हमारे पाचन में सहायता करती है, इसलिए हम लोग लार ग्रंथियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला को बोलेंगे हम लोग पैरोटिक ग्रंथि, दूसरा को बोलते हैं सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरा बोलेंगे सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां जो है मुख गुहा से निकलती है। जैसे ही हम लोग भोजन मुंह में डालते हैं, भोजन में को दांतों से चबाना शुरू करते हैं तो अपने ये तीनों लार ग्रंथियां जो है तीन जोड़ी जो लार ग्रंथियां है अपना स्राव करना शुरू कर देती है। और दिन भर में पूरे 24 घंटे में मनुष्य के मुख गुहा में कम से कम 1.5 लीटर जो है लार निकलता है। लार को इंग्लिश में हम लोग साइलिवा भी बोलते हैं। जैसे ही हम लोग मुख में जो है भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद अंदर जीभ से ढकेलते हैं तो क्या जाता है, वो भोजन ग्रसनी में जाता है। यानी कि ये मुख गुहा के ठीक इधर का भाग जो है ग्रसनी कहलाता है। ये ग्रसनी जो है इनमें 2 प्रकार के छिद्र होते हैं। एक छिद्र को बोलते हैं निगल द्वार और दूसरी छिद्र को बोलते हैं कंठ द्वार। जैसे ही हम लोग भोजन को निगल द्वार से अंदर ढकेलते हैं तो कंठ द्वार बंद हो जाता है और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो है निगल द्वार जो है बंद हो जाता है। यानी दोनों में से कोई एक ही काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं। हम लोग जो है सांस लेना और भोजन को निगलना दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप लोग कभी ऐसे कोई चीज़ खा के निगल के और उसी वक्त सांस ले करके देखिएगा, कोई एक ही चीज़ हो पाएगा। अगर खाते समय कहा जाता है, हम लोग बड़े बुजुर्गों ने हम लोगों को बोलते हैं लोग कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि खाते समय अगर हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के अगर थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो क्या होता है कि श्वास नली में भोजन के कण जो है चले जाते हैं, जिससे हम बहुत सरक जाता है और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी बड़ा कट जाने से सांस नली में हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। और ये दोनों निगल द्वार और कंठ द्वार को जो है अलग कौन करता है? एपिग्लैटिस के द्वारा जो है निगल द्वार कंठ द्वार से अलग होता है। जैसे ही हम भोजन निगलते हैं कंठ द्वार को एपिग्लैटिस जो है बंद कर देता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं
तो निगल द्वार को क्या करता है, कौन बंद कर देता है, एपिग्लैटिस बंद कर देता है। यानी दोनों को बारी बारी से खोलने का काम कौन करता है, एपिग्लैटिस। ठीक है, हाँ, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। अब हम लोग चलते हैं तीसरा अंग के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। यानी जैसे ही हम लोग ग्रसनी यानी ग्रसनी से नीचे भोजन को ढकेलते हैं, ये ग्रास नली है ना, ग्रास नली के पास पहुंचता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ग्रास नली में जो है पाचन की क्रिया नहीं होती है। ये सिर्फ भोजन को अमाशय में पहुंचाने का काम करता है। और वो कैसे करता है, ऐसे नहीं कि हम लोग खाना खाए और सीधे जाकर धड़ाम से पेट में अमाशय में गिर जाए, ऐसे नहीं गिरता है। वो क्रमानुक्रम से होता है, यानी फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, ऐसे करके भोजन को धीरे धीरे अमाशय में ले जाता है। नहीं तो ऐसे हम लोग खाते और धड़ाम से जाके पेट में गिरता तो हमें ऐसे आवाज़ आती धड़ाम धड़ाम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्रमाकुंचन के द्वारा यानी फैलाव और सिकुड़न के द्वारा भोजन हमारे अमाशय में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली जैसे ही भोजन को अमाशय में पहुंचाता है, अमाशय अपना कार्य करना शुरू करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। अमाशय में भोजन, यहाँ पर भोजन जब आता है, इससे पहले भोजन जितना हम लोग अंग पढ़े वहाँ भोजन ज़्यादा देर रुकता नहीं है, लेकिन जैसे ही अमाशय में आता है लगभग 3 से 4 घंटा भोजन यहाँ रहता है और भोजन में विभिन्न प्रकार के पाचन रस निकलता है और भोजन को पचाता है। आइए अब हम लोग अमाशय के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, अमाशय जो है क्या होता है, हमारे उदर के बाएं साइड से ऐसे निकला हुआ होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन करने के बाद अगर हमें लेटना है तो बाएं साइड में लेटना होगा। देखिए, ये जो निकला हुआ भाग होता है ये हमारे उदर के बाएं की तरफ निकला हुआ होता है। देखिए, अब हम लोग इसकी पहले संरचना को समझेंगे कि इसकी संरचना होती कैसी है। देखिए, ये अमाशय है। अमाशय का जो सबसे ऊपरी भाग है इसे बोलते हैं कार्डियक पार्ट, इसे बोलते हैं कार्डियक पार्ट, यानी कार्डियक भाग, ऊपर वाले भाग को। नीचे वाले भाग को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, यानी पाइलोरिक भाग, नीचे वाले भाग को बोलते हैं। और ये दोनों के बीच का जो भाग है उसे फुंडिक पार्ट बोलते हैं, यानी फुंडिक भाग बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है भोजन इकट्ठा रहता है। और देखिए, अमाशय के जो ये भीतरी दीवार होती है वो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है। ये एपिथेलियम कोशिकाएं, एपिथेलियम ऊतक हमें 9th क्लास के टिश्यू चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो जब हम टिश्यू चैप्टर का जंतु ऊतक पढ़ाएंगे 9th क्लास का, तो उसका भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आगे बार बार ये सब शब्द आए तो आप लोग की परेशानी ना हो। एपिथेलियम कोशिकाओं का ये जो है बना होता है। इसका क्या बना होता है, अमाशय की भीतरी दीवार जो है एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है और ये इस तरह खांच जैसा बना होता है। और इस खांच में क्या होता है कि पाचक रस यानी गैस्ट्रिक रस जो है, जठर रस जो है, इसमें से निकलता है। और ये जो है अमाशय जो है, जहाँ छिद्र जो है, अमाशय का इंड भाग जहाँ पर वो छोटी आंत के पास जाकर खुलता है, उस भाग को बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट, है ना। ये जो है हम रचना जो बनाने सिखाए हैं आप लोगों को पिछले वीडियो में, पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र की रचना करें, उसमें हम आप लोगों को बनाए हैं कि कैसे अमाशय छोटी आंत में जाकर खुलता है। तो वहाँ जहाँ खुलता है उस भाग को, उस जगह को हम लोग पाइलोरिक छिद्र बोलते हैं, है ना, पाइलोरिक छिद्र, है ना। अब बोलते हैं, अब देखते हैं हम लोग कि अमाशय में कौन कौन से कोशिकाएं, कौन कौन से जठर रस का निर्माण करती है। तो देखिए, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं जो है, यानी जठर ग्रंथियां, पेट से अमाशय से जो अमाशय में जो ग्रंथियां होती है वो कितनी कोशिकाओं की बनी होती है, किस प्रकार की, 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। और ये तीनों प्रकार की कोशिकाएं 3 प्रकार के जठर रस का निर्माण करती है। जैसे पहला है म्यूकस सेल, है ना,
दूसरा है अम्लजन कोशिकाएं और तीसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं 3 प्रकार की जठर रस की निर्माण करती है। म्यूकस कोशिकाओं से म्यूकस का स्राव होता है ना, और अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोला जाता है। अब जाइमोजिन कोशिकाओं से किस चीज का निर्माण होता है? जाइमोजिन कोशिकाएं जो है पेप्सिनोजेन का निर्माण करता है और ये निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है वहां। जैसे ही HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही स्रावित होता है इसमें अमाशय में, पेप्सिनोजेन जो निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं वो क्या होते हैं? वो सक्रिय हो जाते हैं और सक्रिय होकर के क्या बनाते हैं? सक्रिय होकर के पेप्सिन एंजाइम का निर्माण करते हैं। पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है कि जब हम लोग भोजन खाए हुए रहते हैं, जो अमाशय में रुका हुआ भोजन है, उसमें क्या करता है? उसमें उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसके ऊपर वो कार्य करता है और कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। पुनः हम लोग देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? पेप्सिनोजेन को सक्रिय करता है और पेप्सिनोजेन क्या करता है? पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम जो क्या करता है? भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके उसे पेप्टोन में बदल देता है। तो भोजन जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में क्या होता है? थोड़ा सा तेल तो डालते ही हैं। तो तेल है, रिफाइंड है, जैसे सरसों तेल है, रिफाइंड है, घी है, ये सब में फैट होता है, वसा होता है। तो अभी तो हम लोग प्रोटीन का पाचन जाना कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिनोजेन करता है ना। पेप्सिनोजेन से पेप्सिन बनता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन वसा का भाई पाचन कौन करता है? वसा का पाचन जो है, वसा का आंशिक पाचन जो है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि प्रतिदिन कितना जठर रस हमारे अमाशय में निकलता है। तो प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस हमारे मनुष्य के जो है अमाशय में निकलता है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें ये अमाशय जो है अब क्या करता है कि ये सारे चीज को पचाया, ठीक है। पचाने के बाद वसा को पचाया, प्रोटीन को पचाया, भोजन में उपस्थित प्रोटीन को, भोजन में उपस्थित वसा को पचाने के बाद क्या करता है कि एक गाढ़े लेई की तरह भोजन को बना देता है। वो गाढ़े लेई की तरह जो भोजन बना रहता है उसे क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, है ना, काइम। और वो काइम जो है पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में भेज दी जाती है। अब छोटी आंत क्या करता है? अब छोटी आंत का जो फंक्शन है उसको छोटी आंत जब पढ़ाएंगे तब आप लोग को बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं अभी इसी में कि ये गैस्ट्रिक रस यानी ये तीनों जो है एंजाइम जो है यानी म्यूकस, अम्लजन यानी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजेन, ये तीनों मिलाकर क्या बोलते हैं? तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं जठर रस, है ना। ये जठर रस, अभी तो हम लोगों ने HCl और पेप्सिनोजेन के बारे में जाना, लेकिन अभी म्यूकस के बारे में हम लोगों ने नहीं जाना कि ये म्यूकस का कार्य करता है। ये म्यूकस का कार्य करता है, ये जो है अमाशय के दीवारों की जो है आंतरिक दीवारों की ये रक्षा करता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब निकलता है, यानी पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब निकलता है तो ये दोनों से अमाशय की दीवार की ये रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है भाई? क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो पेप्सिन ही ये तो पचा रहा है, तो म्यूकस जो है ये आंत भी तो मांस की ही बनी होती है, तो आंत को भी पचा सकता था। इसलिए म्यूकस जो है इसकी रक्षा करती है कि आंत की दीवारों को वो ना पचा पाए। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग जब मांस खाते हैं, कच्चा मांस मान लो खाते हैं या अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उसको भोजन खाते हैं, इसको तो ये पचा देता है, तो क्या हमारी आंत की दीवारें जो है वो भी तो मांस की बनी होती है, उसको नहीं पचा सकता है? तो क्यों नहीं पचा पाता है? क्योंकि म्यूकस जो है
आंत की दीवारों के ऊपर घेर लेता है। जैसे ही ये निकलता है वैसे ही म्यूकस का भी स्राव होता है, और म्यूकस जो है आंत की दीवारों के किनारे किनारे एक परत बना लेता है और आंत की दीवारों की रक्षा वो करता है। कभी कभी क्या होता है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है ज़्यादा होने लगता है, तो क्या होता है कि म्यूकस की स्राव जो है कम हो जाता है। जब म्यूकस की स्राव कम हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की स्राव ज़्यादा हो जाएगी, तो उस समय क्या होगा कि ये मेरे आमाशय में जो है जगह जगह छिद्र होकर के घाव जैसी बन जाता है, जिसे हम लोग अल्सर बोलते हैं, है ना। ये रोग किस में ज़्यादा होता है? जो बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जो बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाते हैं, जो ज़्यादा उपवास करते हैं, उसके अंदर जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है और म्यूकस कम निकलता है, जिसके वजह से अमाशय की दीवारों में जो है घाव बन जाता है और उसे क्या बोलते हैं? अल्सर बोलते हैं ना। अल्सर की पेशेंट वो बन जाता है। एक बार पुनः हम लोग फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमको लग रहा है कि अमाशय आप लोग को समझ में आ गई होगी। यानी आहार नाल में हम लोग आज अमाशय तक पढ़े हैं, और आगे हम लोग को बच रहा है छोटी आंत और बड़ी आंत। ये दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर पुनः हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी मनुष्यों के आहार नाल कितना होता है? 8 से 10 मीटर लंबा लगभग पाया जाता है ना। और कहाँ से कहाँ तक इसकी लंबाई हम लोग नापेंगे? मुख गुहा से लेकर के एनस तक, यानी कि रेक्टम से एनस तक हम लोग इसकी लंबाई मनुष्य के आहार नाल में ये सारे अंग आते हैं। तो इससे शुरुआत कहाँ से करते हैं? मुख गुहा से करते हैं। मुख गुहा में पाचन, जैसे ही हम लोग भोजन डालते हैं तो क्या होता है कि दांत जो है अपना चबाना शुरू करता है। इसलिए हम लोग दांत के बारे में थोड़ी चर्चा किए। दांत कर्तनक, कैनाइक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, ये 4 प्रकार के होता है। दांत के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ जान लेते हैं। दांत जो है मसूड़ों पे लगा है तो होता है ऐसे। यहाँ जब मसूड़ों पे लगा होता है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं जड़, इसको बोलते हैं सिर, और इसको बोलते हैं गर्दन, ठीक ना। इसके अंदर ये खोखला होता है, ये खोखला अंदर होता है ऐसे। और ये भाग जो होता है, इसके ऊपर एक हड्डी होती है, इसके डेंटाइन बोलते हैं, है ना। डेंटाइन का कलर कैसा होता है? पीला कलर का होता है ना। डेंटाइन, है ना। ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है। लेकिन इसके ऊपरी भाग जो है बहुत कठोर होता है, इसे बोलते हैं इनामेल। ये हड्डी से भी कठोर होता है, और ये कैसा होता है? सफेद रंग का होता है ना। सफेद रंग का होता है। और ये इसका किसी किसी का देखिएगा दांत, तो कितना भी ब्रश करेगा ना तो उसका दांत जो है पीला का पीला ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का जो इनामेल होता है वो घिस जाया रहता है। जब घिस जाएगा तो ये डेंटाइन दिखने लगेगा। जब डेंटाइन दिखने लगेगा तो इसका रंग ही है येलो कलर का। वो कितना भी ब्रश करेगा तो उसका दांत और पीला बल्कि दिख जाएगा, लेकिन व्हाइट नहीं दिखेगा। अब जैसे कि इसकी रक्षा कैसे होती है भाई? जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भोजन के कण जो है इसमें फंसते हैं, लगे होते हैं हल्का। मान लो कोई भोजन मीठा ही खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं तो क्या होता है कि इसमें मीठा पर बैक्टीरिया उस स्राव करता है अपना। बैक्टीरिया उसको भोजन को खाता है तो एसिड निकालता है। एसिड निकालता है तो क्या होता है कि इसका क्षय होने लगता है। अगर हम ब्रश करते हैं तो ब्रश मंजन में जो है क्षार होता है, मंजन में क्षार मिलाया रहता है। तो ये बैक्टीरिया अम्ल निकाला है और हम क्षार ब्रश से कर रहे हैं, ठीक है। ये क्षार लगा रहे हैं अपने दांतों में, तो क्षार जब लगा रहे हैं तो अम्ल और क्षार मिल करके लवण बना देते हैं, और जिससे निष्क्रिय हो जाता है और कोई दांत के क्षय से हम लोग बच जाते हैं। और ब्रश नहीं करने पर क्या होता है कि ये जो है बैक्टीरिया धीरे 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 इनामेल को ख़त्म करता है। इनामेल के बाद डेंटाइन को ख़त्म करके ये यहाँ मसूड़ों तक पहुँच जाता है। जब मसूड़ों तक पहुँच जाएगा तो आपको दांतों में दर्द शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें नियमित ब्रश करना चाहिए। अगर दांत में अगर देखे होंगे कि आप रात में कितना ही ब्रश करके सोइए, सुबह देखिएगा तो लगेगा कि थोड़ा दांत गंदा लग रहा है।
क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे मुंह में जो सैलिवा है, जो बैक्टीरिया को मारने वाला सैलिवा होता है, वो रात में नहीं निकलता है। जब वो रात में नहीं निकलता है तो क्या होता है कि दांतों पे एक परत जैसी जमा हुआ सुबह हम लोग पाते हैं, जो दांत वो उस स्राव के नहीं होने की वजह से हम लोग दांत गंदा लगता है कि गंदा हुआ। लेकिन दिन भर हम लोग खाना खाते हैं तो दांत लगता है साफ ही है, लेकिन सुबह उठिए तो लगता है दांत गंदा है, क्योंकि रात में जो वो बैक्टीरिया मारने वाला जो सैलिवा है वो नहीं निकलता है ना। अब फिर पढ़ते हैं पुनः कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। हम पढ़ लिए मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी है? पैरोटिक ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सब लिंगुलर लार ग्रंथि। अब दूसरा होता है ग्रसनी। ग्रसनी के बारे में हम लोग, ये दूसरा है ग्रसनी। जैसे ही मुख गुहा से हम लोग भोजन को अंदर ढकेलते हैं, यहाँ पर ग्रसनी होता है और ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक निगल द्वार, एक कंठ द्वार। और ये दोनों किससे अलग होते हैं? एपिग्लैटिस से। एपिग्लैटिस से ये दोनों अलग किए जाते हैं, ताकि हम लोग सांस नली और भोजन नली, ये एपिग्लैटिस जो है सांस नली और भोजन नली को अलग करने वाला भाग होता है, पट्टी होता है। तीसरा है ग्रास नली। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है और ये क्रमानुकंचन के द्वारा यानी फैलाव और सिकुड़न के द्वारा भोजन को अमाशय में ले जाता है। अब अमाशय के बारे में पढ़ते हैं। अमाशय के सबसे ऊपरी भाग को बोलेंगे कार्डियक भाग, निचले भाग को बोलेंगे पाइलोरिक, नहीं नीचे वाला भाग को बोलेंगे पाइलोरिक पार्ट, और बीच वाला भाग को बोलेंगे फंडिंग पार्ट, है ना। और इसके अंदर की जो कोशिकाएं होती है वो स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से बनी होती है। और इसमें जो है जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है म्यूकस सेल, दूसरा अम्लजन कोशिकाएं, तीसरा जाइमोजिन कोशिकाएं। म्यूकस कोशिकाओं से म्यूकस का स्राव होता है और अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और जाइमोजिन कोशिकाओं से जो है पेप्सिनोजेन का स्राव होता है। पेप्सिनोजेन निष्क्रिय रहता है, तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव नहीं हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव हो जाता है, पेप्सिनोजेन सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होकर के ये पेप्सिन एंजाइम में बदल जाता है और जैसे ही पेप्सिन एंजाइम जो है बनता है भोजन में, हमारे अमाशय में जो उपस्थित पहले से ही है, उस भोजन में जो प्रोटीन है उस पर कार्य करके उस प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। और इसमें जो वसा जो उपस्थित होता है हमारे भोजन में, उस वसा को जो है आंशिक रूप से पाचन जो है गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा हो जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा जो है वसा का आंशिक पाचन होता है। और प्रतिदिन 3 लीटर हमारे अमाशय में से जठर रस जो है स्रावित होता है। और इसके आगे हम लोग क्या पढ़े थे? हाँ, जैसे ही ये सभी पाचन होने के बाद जो हमारे अमाशय में भोजन है वो 3 से 4 घंटा के बाद एक काइम के रूप में बदल जाता है और वो काइम यानी गाढ़े लेई की तरह बदल जाता है। उस लेई को हम लोग काइम बोलते हैं और वो काइम जो है पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में जाता है और वहाँ फिर से पाचन की क्रिया छोटी आंत में शुरू होती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में आती है, बड़ी आंत से फिर एनस में आता है, एनस के रेक्टम में आता है, रेक्टम के बाद एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आप लोग इतना पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पुनः आप लोग कॉपी बना लीजिएगा। इसका क्लास में चेक किया जाएगा। कॉपी बनाने के बाद अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो क्लास में इसका आप लोग पूछिएगा इसके बारे में। हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में भी दीजिएगा या क्लास में फिर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।